हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों, कैसे हो बालकों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपना स्वास्थ्य का ख्याल भी रख रहे होंगे। घर पे रह रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है, क्योंकि नियमितता जितनी ज़्यादा रहेगी स्टडी उतनी अच्छी होगी। चलिए, तो चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 5, 14वें पार्ट का 5वां भाग हम पढ़ने जा रहे हैं 9th की साइंस का। और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संपदा। लास्ट वीडियो में आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था। ओले, हिमवृष्टि के बारे में पढ़ा था, बरसात कहाँ होती है, कैसे होती है। अब हम उससे कुछ आगे की चीज़ें पढ़ती हैं, पोल्यूशन से संबंधित। तो आगे जो हमारी चीज़ें आएंगी वो किससे रिलेटेड होंगी? पोल्यूशन से। पोल्यूशन यानी प्रदूषण से संबंधित चीज़ें होंगी। तो कौन सा प्रदूषण है, क्या है, कैसे है, देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं उसको। तो हमारा ये जो टॉपिक है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, इस टॉपिक में हमें वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण एक्चुअल में है क्या? देखो, आसपास के वातावरण में जो गैसें हैं, जो हवाएं हैं, वो प्रदूषित हैं, तो फिर वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण वायुमंडल से संबंधित है। हमारे आसपास के चारों ओर के जो वायु का आवरण है, जो कवरिंग एरिया है, वो एयर का, वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। यदि उसमें वायुमंडल में तो गैसें होती हैं, और वो गैसों का अनुपात यदि बिगड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। मैं पहले आपको कुछ गैसों के अनुपात की बात करता हूँ कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत गैसों का क्या रेशियो रहता है। जैसे कि ये वायुमंडल को यदि हम कंप्लीटली मान लें तो इसके लगभग 78% भाग पर एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन। N4 क्या है? नाइट्रोजन। 21% में है ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन N2 गैस, और ये हो गई ऑक्सीजन गैस। और थोड़ी सी जो बची है 0.1%, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बची हुई 0.9% जो भी हैं वो अन्य गैसें हैं। 0.9% अन्य, 0.1 CO2, 21% ऑक्सीजन और 78 ये। तो मिलकर रेशियो क्या निकला? शॉर्ट में यहाँ लिखूँ N2 78, O2 21, CO2 0.1 और जो अन्य हैं वो 0.9। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 100%। तो ये गैसों का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, यदि ये बिगड़ गया तो हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण हो गया, क्योंकि वायु एक्चुअल में गैसों का ही तो रूप है। तो इन चीज़ों को कैसे वायु प्रदूषण हुआ, कैसे हो सकता है ये, तो इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। हम समाचारों में प्राय सुनते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर में, टीवी में हम सुनते रहते हैं, या कहीं से भी हमें जानकारी मिलती रहती है कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? सल्फर के ऑक्साइड तो होते हैं SO2, और नाइट्रोजन के होते हैं N2O या NO2, जो भी हैं, बहुत सारे कंडीशंस में ऑक्साइड बढ़ रहे हैं। यानी कोई भी चीज़ है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वो ऑक्साइड बना लेती है। लोग प्राय दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेकर अभी तक वायु की गुणवत्ता में कमी आई है। लोग सोचते हैं कि जो पहले अच्छी वायु होती थी, शुद्ध वायु, वो आजकल नहीं हो रही है, तो गुणवत्ता में कमी आई है, इसके लिए दुख प्रकट करते हैं। वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है, और इस गुणवत्ता में आए परिवर्तन हमें और दूसरे जीवों को कैसे प्रभावित करते हैं? वायु जो अच्छी शुद्ध वायु थी उसमें कमी आई है, या वायु की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें कमी आई है, तो इस क्यों कमी आई, इस पर हमें विचार करना है। ऐसा क्या हुआ कि वायु की जो गुणवत्ता है वो कम हो गई है? जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है।
तो बेटा एक चीज़ तो ये नाम मैं आपको बता दूं कि जीवाश्म ईंधन क्या है। देखो हजारों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी उथल पुथल हुई थी तो पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए थे। जमीन के तापमान के कारण वे जल चुके थे और उनसे जो ईंधन बना उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठोस चीज़ें कोयला बन गई, तरल व पेट्रोलियम पदार्थ बन गए। तो जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं। जब ये चीज़ें जलाएंगे जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर होगा, यदि आप उसको जलाओगे तो उसके नाइट्रोजन और सल्फर भी तो साथ में जलेंगे। तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं तथा ये नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो चीज़ बनाएगा वो ऑक्साइड होगा नाइट्रोजन का। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं, बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। ये गैसें यदि हमारे शरीर में जाती हैं तब भी नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन वायुमंडल में यदि गैसें ऊपर ऐसे ही हैं तब भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। कैसे? यदि ये गैसें वायुमंडल में हैं और फिर बरसात होगी तो बरसात के साथ में ये गैसें घुलकर नीचे आती हैं, तो ऐसी वर्षा को फिर सामान्य वर्षा नहीं कहकर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। सांस लेना भी खतरनाक नहीं है, इनकी वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। जो भी हमारी चट्टानों के लिए इमारतें जो हैं, बड़े बड़े भवन हैं, उनकी सुंदरता संकट में पड़ जाती है। जीवाश्म ईंधनों का दहन, दहन का मतलब होता है जलाना। जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है। निलंबित कण, वायु के अंदर जो बहुत सारे प्रकार के कण होते हैं, कोलोइडी कण होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनकी मात्रा भी बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं। बिना जले कार्बन के कण या पदार्थ हो सकते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक नाम तो ये रखना याद, 10th क्लास में आपके काम आएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कैसे लिखोगे इसकी परिभाषा अभी लिख लेना। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि मेथेन, में यहाँ पर लिखूँ एक नाम, उसमें लिखता हूँ पन्ने पर, CH4, ये मेथेन गैस है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक बनने क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो CH4 को अपन क्या कह सकते हैं? ये एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बेटे, तो हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन सभी प्रदूषक, या चाहिए क्या है? प्रदूषक। एक तो होता है प्रदूषण और दूसरा प्रदूषण को फैलाने वाले कारक। वे कारक जो प्रदूषण को फैलाते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, पोल्यूटेंट कहलाते हैं। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है। हम चीज़ों को साफ साफ देख नहीं पाते। कब नहीं देख पाए? वायुमंडल में धुआं सा होगा, वायुमंडल प्रदूषित होगा, प्रदूषकों की मात्रा ज़्यादा होगी, तो देखने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित हो जाता है, सर्दी के मौसम में जल भी वायु के साथ संघनित यानी मिल जाता है, तो इसे धूमकोरा कहते हैं। सर्दियों में धुआं जो आती है, धूम जो आती है, कोहरा आता है जिससे दूर की चीज़ें दिखती भी नहीं है, वो कब हुआ बेटा? एक तो वायुमंडल में गैसें ज़्यादा, और फिर जो पानी वायुमंडल में है वो उसके साथ में मिल जाएगा, संघनन की क्रिया हो जाएगी, तो फिर धूमकोरा कहते हैं। तो धूमकोरा किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित गैसें जब जल के साथ संघनित हो जाती हैं तो जो बनने वाली चीज़ है वो धूमकोरा कहते हैं, और उसमें चीज़ें दूर तक दिखाई नहीं देती। सर्दियों के समय में दिसंबर जनवरी के महीने में देखा होगा, धुंध आती है, धूमकोरा आता है, तो गाड़ियों की हेडलाइट दिन में भी जलानी पड़ती हैं क्योंकि चीज़ें दूर तक दिखती नहीं हैं। तो गैसों के साथ में जब जल संघनित हो जाएगा तो क्या बनेगा? धूमकोरा बनता है। इसे धूमकोरा कहते हैं। तथा अब देखो,
ये कुछ लाइकेन का डायग्राम बेटा। लाइकेन हमेशा सेवा, ये चीज़ें बाद की हैं लेकिन फिर भी यहाँ जब चित्र आया तो बता दूँ, ये चित्र लाइकेन का है, नीचे लिख रखा है। और लाइकेन वैसे क्या होते हैं, शैवाल और कवकों के समूह होते हैं। पहले पढ़ा था ना, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के समूह को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग एवं एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो यदि आप प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं या वहाँ पर रहते हैं, तो लोगों ने स्टडी करके, अध्ययन करके ये पता लगाया कि आपके कैंसर हो सकता है, हृदय संबंधी कुछ बीमारियां हो सकती हैं या एलर्जी हो सकती है। वायु में उपस्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु का शुद्ध न होना ही वायु प्रदूषण है। वायु के अंदर ऐसे अवांछनीय पदार्थ आ जाना जिससे वायु खराब हो जाती है, जिससे वायु का संगठन खराब हो जाता है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में या वायुमंडल में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाना जिससे कि वायुमंडल साफ सुथरा न रहे और लोग बीमार पड़ जाएं, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो वायु प्रदूषण है। एक क्रियाकलाप करने का प्रयास करते हैं। 14.6 क्या कहता है ये क्रियाकलाप? लाइकेन नामक जीव वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदी होते हैं। लाइकेन मैंने आपको बताया शैवाल और कवकों के समूह को कहते हैं। जीव कहा ना इसे। ये वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदी होते हैं, जैसा कि अनुभाग 7.3.3 7वें चैप्टर में बताया चुका है। ये प्राय पेड़ों की छाल पर पतले हरे और सफ़ेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। पेड़ की छाल पर पतले हरे और सफ़ेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। यदि आपके पास पेड़ों पर लाइकेन है तो आप उसे देख सकते हैं। छाल पर पाए जाएंगे, कहाँ? तने की छाल पर। व्यस्त सड़क के समीप पेड़ पर स्थित लाइकेन और कुछ दूरी पर स्थित पेड़ पर स्थित लाइकेन की तुलना करें। एक तो उस पेड़ को देखो जो सड़क के किनारे है, और एक उसको देखो जो सड़क से थोड़ी दूर है। दोनों पर लाइकेन हैं, कितनी मात्रा में हैं, कैसे कैसे हैं, आप उसको चेक करना। सड़क के समीप स्थित पेड़ों पर सड़क की ओर की सतह पर लगे लाइकेन की तुलना सड़क की विपरीत दिशा की ओर वाली सतहों पर लगने से करें। एक तो सड़क के जो पास में लाइकेन हैं वो ज़्यादा गंभीर हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, या दूर वाले सड़क के पास वाले, क्योंकि सड़क के पास में वायु प्रदूषित होती है, वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड्स निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के ना बहुत सारे कंपोनेंट निकलते हैं, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। ऐसे बहुत येन कैन प्रक्रियान कारण होते हैं जिससे कि वायु प्रदूषित हो जाती है। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से वायु प्रदूषित हो जाती है। लाइकेन है वहीं पर ज़्यादा होते हैं जहाँ प्रदूषण होता है। तो कहीं भी लाइकेन है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर प्रदूषण है, क्योंकि लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं। लाइकेन कहीं है, इसका मतलब वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि लाइकेन हमेशा नाइट्रोजन और सल्फर की जो ऑक्साइड होते हैं उनकी अधिक मात्रा में ही डेवलप होते हैं। ये चीज़ आपको नोट करनी है। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं हम इसमें। ऊपर प्राप्त लक्षणों के आधार पर आप सड़क के किनारे या दूर प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों के स्तर के विषय में क्या कह सकते हैं? विचार कीजिए और ये कुछ सवाल हैं, उसके आंसर देने हैं हमें अच्छे से। पहला प्रश्न, शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल किस प्रकार भिन्न है? हमारा वायुमंडल और शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें इतने अंतर क्यों हैं? क्या भिन्नता है उसमें? एक बात तो ये भिन्नता है वहाँ पर कि वहाँ पर प्रदूषण तो है, क्योंकि गैसों का संघनन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। हमारे यहाँ ऑक्सीजन है, शुक्र और मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। दूसरा, तापमान वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, -190 डिग्री से +110 डिग्री के बीच में है ना। तो -190 से +110 डिग्री तक का टेम्परेचर वहाँ पर रहता है। तो ये बड़े अंतर हैं।
वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य कैसे करती है? तो वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों ओर, जैवमंडल जो है उसके चारों ओर का एक हिस्सा है, एक आवरण है ना। तो वायुमंडल कैसे काम करती है? वायुमंडल है वो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जो जल मंडल है, यानी जो जीव मंडल है, उसके चारों ओर एक कंबल की तरह कार्य करती है, क्योंकि वायु वो सतह पर नहीं रहती, वायु हवा में रहती है, ऊपर की ओर रहती है। वायुमंडल का नाम ही वायुमंडल इसलिए पड़ा है क्योंकि वो वायु है, वो हवा है, तो वो ज़मीन पर न रहकर ऊपर पृथ्वी के चारों ओर रहती है। तो जब किसी भी चीज़ की कोई चीज़ चारों ओर रहती है तो वो तो उसके चारों ओर एक कंबल के, यानी उसको ढकने का सा कार्य करती है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह कार्य करती है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायु ही वायु है। वायु प्रवाह के क्या कारण है? पवनों के चलने का क्या कारण है? पवनें, हवा क्यों चलती है? तो बताया गया था मैंने आपको, तापमान के कारण। तापमान जितना ज़्यादा होगा हवाएं तेज़ चलेंगी, और तापमान के कारण ही जो गैसें हैं, जो वायु है, वो कहाँ जाती है? वो ऊपर की ओर मूवमेंट करती है। बादलों का निर्माण कैसे होता है? ये वो बोतल वाला एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता चला कि बादल कैसे बनते हैं। बोतलों वाला किया ना एक्सपेरिमेंट हमने, कि बोतल के अंदर हमने कुछ पानी डाला, कुछ गैसें डाली, अगरबत्ती का धुआं डाला, फिर उसको दबाया, ज़ोर ज़ोर से हिलाया, तो दाब के कारण बादल बन गए। तो बादल बनने के लिए गैसों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बादलों का निर्माण कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको जहन में रखना है, याद रखना है। पांचवा, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक हैं। मनुष्य ऐसा कौन सा काम करता है जिससे कि वायु प्रदूषण हो जाता है? विचार करो बच्चों। चलिए, तो इसका आंसर हम दूसरी जगह लिखते हैं। तो कौन सा काम होगा जो वायु प्रदूषण को फैलाता है? वायु प्रदूषण के कारक लिखें, किस किस से वायु प्रदूषण फैलता है। तो पहली चीज तो क्या है? वाहनों से निकला धुआं। दूसरा, जो कारखाने हैं, कारखाने या फैक्ट्री से निकला धुआं, जो धुआं निकलता है वो है। जलाने से, लकड़ियों को जलाने से, लकड़ी को जलाने से, प्लास्टिक को जलाने से, रबड़ को जलाने से, बहुत चीज़ें हैं जिनसे धुआं निकलता है। और धुआं निकलेगा तो ही वायु क्या होगा? प्रदूषित होगी। जैसे कि गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल जब जलता है तो कितना भयंकर धुआं निकलता है। कारखाने फैक्ट्रियों में जब कोई चीज़ें काम करती हैं तो कितना भयंकर धुआं, काला धुआं निकलता है। लकड़ी को जलाने से, प्लास्टिक को, रबड़ को जलाने से, किसी भी चीज़ को जलाओगे तो CO2 गैस तो निकलेगी ना, CO निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काले रंग की होती है, काला धुआं, CO। तो कितनी जहरीली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो वायु प्रदूषण का कारण पूछा था कि मनुष्य के ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जिससे कि वायु प्रदूषित हो जाती है। और वैसे वायु प्रदूषण में होता क्या है? नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन व सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, इसी से क्या होता है? वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो वायु प्रदूषण के कारण वाहनों से निकला धुआं, कारखानों, फैक्ट्रियों से निकला धुआं, लकड़ियों को जलाने से, ईंधन के जलाने से बहुत प्रदूषण फैल जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये 5वां सवाल था हमारा। 5वां सवाल, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक हैं। तो वायु प्रदूषण तो मनुष्य ही करता है। कैसे करता है? फैक्ट्रियों से, धुएँ से, कारखानों से, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, लकड़ियों को जलाने से। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जल एक अद्भुत द्रव है, वाटर के बारे में, कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और क्या कर सकता है। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भूभाग पर स्थित है। मैंने शुरुआत में आपको बताया लगभग कितने भाग पर? 75% भाग पर वाटर है। ये भूमिगत भी होता है, जमीन के अंदर होता है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। जलवाष्प का मतलब
भाप मैंने बताया, पानी भाप बनकर उड़ता है, वो कंडीशन के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला अधिकतर जल समुद्र व महासागरों में है और ये खारा भी है। तो पृथ्वी पर जितना पानी है वो सारा मीठा पानी नहीं है, उसका अधिकांश भाग लगभग 2% पानी तो पीने योग्य है, बाकी सारा पानी कैसा है, खारा पानी है, जो समुद्र और महासागरों के रूप में है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है, और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। तो बर्फ जो है ना वो प्योर वाटर की होती है। शुद्ध जल है ना, या तो उत्तरी, दोनों ध्रुव का नाम कौन से ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, वहाँ पर, और जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं ना वहाँ पर ही शुद्ध जल है। बाकी सारा पानी समुद्र और महासागर के रूप में है, जो बहुत खारा होता है, जो ड्रिंकेबल नहीं होता, जो पीएबल नहीं होता, उसको पीने योग्य पानी नहीं होता क्योंकि खारा होता है। भूमिगत जल यानी जो पानी जमीन में है, और नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। जमीन का पानी, नदी का पानी, झील का पानी और तालाब का पानी कैसा होता है, शुद्ध होता है। लेकिन महासागर का पानी क्या है, अशुद्ध। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे नदी है, ये वाला झील है या तालाब, इन सब का जल बहकर कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है ना। नदियाँ, आखिर नदियों को कहाँ तक जाना है, समुद्र में ही तो मिलना है आखिर जाकर। तो वहाँ पर सारा पानी फिर से क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। तो पीने वाला मीठा जल पृथ्वी पर बहुत कम है। फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। लेकिन जैसा भी पानी है उसकी अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर इस पानी की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। वाटर की जो कमी है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, जल की पूरी व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोगों का अधिकतर समय दूर से जल लाने में व्यय होता है। बेचारे गांव के लोग क्या करते हैं, हर गांव के लोगों को पानी है वो ठीक तरीके से नहीं मिल पाता, तो 1 किलोमीटर चलकर, आधी किलोमीटर चलकर, 100 मीटर चलकर दूर से पानी लाना पड़ता है। कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। तो ये गर्मियों के दिनों में है, तो गाँव का जो इलाका है, ग्रामीण एरिया है, हाँ, हालांकि ये हुआ कि विकास के साथ साथ पानी की समस्या हर गांव में रही नहीं है। अब पानी की जो निराकरण है वो सब गांवों में ठीक हो गया है, पानी की कोई समस्या नहीं है, जल की समस्या। लेकिन फिर भी दूर दराज वाले इलाकों में कुछ ऐसे गांव आज भी हैं जहां पर पानी की समस्या है। महिलाओं को, औरतों को, पुरुषों को, बच्चों को पानी पीने के लिए बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। ये भी कुछ समस्याएँ हैं। तो इसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में वायु प्रदूषण के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो एक बार आप पुनः देख सकते हैं क्या क्या पढ़ा, इसका रिवीजन कीजिए। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसमें पॉल्यूशंस के बारे में, प्राकृतिक संपदा, गैसों का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो देखो एक बार, 21%, 78%, 0.1 अनुपात याद करना है। ये यहाँ से इस बॉक्स से आप अनुपात को याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे गैसों का अनुपात निकला था। ये वायु प्रदूषण के जो कारक थे, जो फैक्टर थे, उनकी भी चर्चा करिए कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकला धुआं, गाड़ियों से निकला धुआं बड़ा बेकार होता है। कारखाने और फैक्ट्रियों से निकला धुआं भी खराब है। किसी चीज़ को जलाने से, प्लास्टिक, रबड़ आदि लकड़ी को जलाने से भी धुआं निकलता है, तो पर्यावरण प्रदूषित ही होता है उससे भी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे नाइट्रस ऑक्साइड की, यदि हम बात करें तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 5 हमने बनाया। तो लगातार बने रहिए, पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई चलेगी। एंड बाय।